हम बात, तो मोशन प्लेन में सबसे पहली चीज, वैसे तो मोशन प्लेन में सर्कुलर मोशन भी आ जाता है, वेक्टर भी आ जाता है, और वो मैन एंड रिवर क्वेश्चन सारे इसी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, वी स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम जानते ही हैं कि कई तरह की, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, कि ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल है आपका, ये कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि मोशन अंडर ग्रेविटी का ही क्या है, बेसिकली आपका एग्जांपल है कि जब भी आप किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करोगे वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और वो जो पैराबोलिक पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा आपका ऐसा हो गया कि आपने यहाँ से किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया, कोई एक्सिस पहले आप डिफाइन कर लो, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहां से आपने किसी स्टोन को t=0 पे प्रोजेक्ट किया किसी u स्पीड से, है ना, तो ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका जाके स्ट्राइक करेगा, है ना। तो ये जो इसका पैराबोलिक पाथ होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सपोज किसी स्टैंड में थीटा है ना, तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि भाई इस तरह से जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो इसको हम कैसे एनालाइज करें। आप देखो ये प्लेन में मोशन हो रहा है ना, कि पार्टिकल एक्स के अलोंग भी मूव कर रहा है और पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। तो सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग मोशन का सिंपल कॉम्बिनेशन है ना। तो उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूं मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका कैसा होगा, एंड दूसरा हम बात कर सकते हैं मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो u cos थीटा। u cos थीटा, बिल्कुल सही है। इसको आप रिजॉल्व कर दोगे, रिजॉल्व जब कर दोगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, u cos थीटा आ जाएगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो cos थीटा हो जाएगी, वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी u sin थीटा हो जाएगी। इसको आप रिजॉल्व कर दोगे तो ये जो चीज आ जाएगी ये आपकी u sin थीटा आ जाएगी। तो एक आपका u cos थीटा हो गया, दूसरा क्या आ गया, u sin थीटा आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सलेरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, जीरो। जीरो, जीरो, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जब भी ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसमें जी तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन होगा ही नहीं। तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना, कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कहीं भी चला जाएगी। चाहे यहाँ पे है एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी में तो कभी चेंज आता ही नहीं। ये यू कॉस थीटा है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी जब होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा ही रहेगी। कहीं भी चला जाए एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहेगी, अनचेंज्ड। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी बेसिकली आपकी चेंज नहीं होगी, ये कहीं भी आपका मूव कर जाए तो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या रहेगी, बेसिकली आपकी कांस्टेंट, क्योंकि इसमें जो जी लग रहा है वो जी कैसा है, बेसिकली आपका वर्टिकल है ना। तो जी वर्टिकल है तो एक्स कंपोनेंट उसका जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो हमेशा आपका यू कॉस थीटा ही रहेगा। हाँ, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर एक्सलेशन पूछा जाए ए वाई तो वो माइनस जी के इक्वल होगा, वाई के अपोजिट है इसलिए माइनस जी ले लिया। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज होता रहेगा। किसी भी टी टाइम पे अगर हम ले लें कि भाई किसी भी टी टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी वो यू एक्स के इक्वल ही होगी और वो यू कॉस थीटा होगी। लेकिन किसी भी टी टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगी, कि जैसे यहाँ पे पहुंचा इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी आपकी ये यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगी, है ना। तो मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस टाइम ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ध्यान रखना हाईएस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होता है, एक्स कंपोनेंट नहीं। एक्स कंपोनेंट तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहता है, वो तो सेम रहता है। वाई कंपोनेंट इस टी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ये उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा आफ्टर टाइम टी, कि भाई किसी भी टी टाइम के बाद अगर यहाँ पे पहुंच गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ होंगे एक्स एंड वाई,
तो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। और ध्यान रखो कि मैं सब में एक्स लगा रहा हूँ, मतलब जब मैं एक्स लगाऊंगा तो मुझे वाई एक्सिस के मोशन से कोई मतलब नहीं, दोनों को सेपरेटली हम स्टडी करते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब ही होता है कि एक्स और वाई को आप सेपरेटली स्टडी करो और दोनों में टाइम एक कॉमन फैक्टर होता है, तो टाइम के थ्रू कंबाइन कर देंगे हम इसमें। तो ये आपने लिख लिया। तो अगर मैं एक्स एक्सेस के लॉन्ग लिखूंगा तो किसी भी टी टाइम के बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा। यू एक्स की वैल्यू तो यू कॉस थीटा होती ही है, टी टाइम में ये आ गया, और ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सेस के लॉन्ग इसका एक्सेशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ऐसे अगर मैं वाई एक्सेस के लॉन्ग देखूं तो मैं यहाँ पे एस वाई लिख दूंगा, एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो किसी भी टी टाइम पर इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई हो जाएगा, यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा इंटू टाइम टी, और ए वाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, किसी भी टी टाइम के बाद। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल सा पॉइंट ऑफ वेलोसिटी को अपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, और वाई कोऑर्डिनेट में ये वाला टर्म भी आ जाएगा, क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस जी होती है। अब यहीं पे जाता है कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल है तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब हो जाएगा रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो यहीं से आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, दोनों से टाइम की वैल्यू हम हटा देते हैं। तो जो आपने वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लिखा है, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, इसी में फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू हम एक्स बाई यू कॉस, फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू एक्स बाई यू कॉस पुट कर दो तो टाइम यहाँ से हट जाएगा। तो जैसे आप इसको पुट करोगे ना, यहां से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी, वाई इक्वल टू आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, है ना, कि भाई माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आप सिंपल एक्स वाई सेपरेटली भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखने से अच्छा होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते हैं। तो एक्स वाई वाई में जो रिलेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर इसका एप्लीकेशन क्या है सर? एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको। इसका एप्लीकेशन ये है कि इसी से प्रूफ होता है कि ये पाथ जो है वो पैराबोलिक है। जिसे मैं बोल रहा हूँ ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा, पाथ विल बी पैराबोलिक। तो ये मुझे इसी से पता चला कि भाई ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही किसी भी चीज का पाथ पता चलता है। जैसे मैंने बोला कि कोई किसी चीज का इक्वेशन अगर ऐसा आ गया तो स्ट्रेट लाइन हो गया, किसी चीज का अगर इक्वेशन ऐसा आ गया तो ये सर्कुलर हो गया। वैसे ये इक्वेशन आ गया, यहीं से मुझे पता चला कि ये पाथ जो है पैराबोलिक है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए ये चीज कोई कांस्टेंट होगी, और एक्स स्क्वायर के अलावा ये जो पूरी चीज होती है ये भी एक कांस्टेंट ही होती है। तो यहाँ पे टेन थीटा को आपने कोई ए कांस्टेंट ले लिया, और एक्स स्क्वायर के अलावा बाकी सारी चीजों को आपने बी ले लिया, है ना। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपकी है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये जो होता है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है मैथमेटिक्स में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। तो मुझे तभी पता चला कि भाई यहाँ से कि इसका पाथ पैराबोलिक होगा, कर्व तो होगा, लेकिन जो पैराबोलिक होगा वो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही जानते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही पता चलता है कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, उसके आपका पैराबोलिक, क्योंकि इसकी पैराबोला की इक्वेशन आ गई है। अगर सर्कल की इक्वेशन आती है तो सर्कल लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाता। तो कर्व पाथ इसमें पैराबोलिक होता है, तो उसका पाथ पैराबोलिक की इक्वेशन है, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। जस्ट वाई और एक्स का हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज है कि आपने सेपरेटली इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सेपरेटली आपने वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, दोनों में टाइम कॉमन फैक्टर है कि भाई सेम टाइम में जिसने कुछ एक्स ट्रेवल किया और इसने कुछ वाई ट्रेवल किया, तो टाइम की वैल्यू एक में पुट कर दे तो वाई और एक्स में रिलेशन आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये एक सिंपल सा पहली चीज हम याद रखते हैं।
हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे अभी, फिलहाल तो मैं जस्ट ऐसा लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, ये आपका केस है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं कि एक्चुअली एक और फॉर्मूला आपको थोड़ा सा जानना होता है इसके अलावा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अलावा। बेटा सब लोग ना क्लास में रेगुलर रहो, कल बड़े कम बच्चे प्रेजेंट थे। बोकारो वालों को क्या होता है भाई, आप लोग प्रेजेंट क्यों नहीं होते कहीं कहीं क्लास में? कुछ आपकी क्लैशिंग क्लास होती है क्या? यस यस सर, कल सेंटर में क्लास था ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बढ़िया है फिर तो आपका तो यार, ऑफलाइन भी चल रहा है ऑनलाइन भी चल रहा है, सही है ना, ठीक है आपका। अच्छा इसलिए चलो मैं ऐसा करूंगा कि रिकॉर्डिंग डाल दिया करूंगा ग्रुप में, तो कभी अगर कोई क्लास क्लास की वजह से आप नहीं कर पाते हो ना, तो आप उस ग्रुप से रिकॉर्डिंग देख लिया करो। एक्चुअली रिकॉर्डिंग में उतना डालता नहीं, मतलब क्या रिकॉर्डिंग डालना है ना, बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है 11 से लेके 12 से लेके बहुत क्लास की, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपके ग्रुप में डाल दूंगा मैं, क्योंकि आपने बताया ना कि आपकी क्लास पैरेलल में कई बार हो जाती है, तो उसको आप देख लेना। कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना, कल हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। आई शेयर द रिकॉर्ड, तो सारी क्लास होती है, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, है ना, तो उससे आपको हो जाएगा, है ना, तो ये हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग रेगुलर रहा करो, उससे फायदा होगा, राइट। तो ये हमने बोल दिया। एक और इसमें चीज़ है इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे अगर हम वाई एक्स ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से, है ना, कि वाई वर्सेज एक्स ग्राफ अगर प्लॉट करें हम इसमें, कि ये आपका वाई है और ये एक्स है ना, तो आपने बोला कि भाई जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका पाथ इस तरह से पैराबोलिक होगा, तो किसी स्टैंड में इसकी स्पीड आपकी वी हो जाती है ना, इसकी वेलोसिटी जो होगी टेंजेंशियल होगी। तो किसी भी टी टाइम पे अगर वेलोसिटी वी है, तो स्टार्टिंग में तो ये वाला एंगल जो था ना वो थीटा था, लेकिन यहाँ पे वी का ये एंगल कुछ अल्फा हो जाएगा ना, एंगल तो चेंज होता रहेगा। तो ये अल्फा हम कैसे निकालें कि भाई किसी भी टी टाइम पे इसकी स्पीड चेंज होके यू से अगर वी हो जाती है, तो स्टार्टिंग में तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, इस थीटा को हम बोलते हैं इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या सिंपल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल सकता हूँ। ये जो था ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था थीटा, है ना। अब किसी टी टाइम के बाद ये टर्न हो जाएगा ना, तो अब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये कोई अल्फा एंगल बना रही होगी, तो ये अल्फा हम निकाल सकते हैं इजिली। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई इस वेलोसिटी जो भी होगी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपका यू कॉस थीटा ही होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट अभी आपने पढ़ा ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना। तो जो एंगल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होता है। तो अगर मैं यहाँ से टेन अल्फा निकालना चाहूँ, ये टेन अल्फा कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, ये आपका जाएगा, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है ना, कि भाई किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर कोई एंगल बना रही है ना हॉरिजॉन्टल से, तो उस एंगल का जो टेन अल्फा होगा वो यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार ये पूछते हैं कि अभी एंगल 60 है, बाद में अगर 30 हो गया तो कितने टाइम बाद ऐसा होगा, है ना। तो इसी फॉर्मूले में इसको 30 पुट कर देंगे, इसको 60 पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक तो ये चीज आ गई, है ना। अब इसके बाद एक्चुअली ना प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी तो जस्ट मैंने दो ही फॉर्मूले आपको बताया, तो बेसिक्स तो वही, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है, ये जो एक्स और वाई वाला अलग अलग एनालाइज करना ये इंपॉर्टेंट है। आप एक भी फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल का नहीं जानते, जस्ट आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेटली सोचो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेटली सोचो, कंबाइन करके हम सब चीज ला सकते हैं। लेकिन फिर भी सिंपलिसिटी के लिए मैंने कंबाइन करके एक लिख दिया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, एंड दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली आपका ये जो अल्फा एंगल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे जो बनाएगी। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक्चुअली कई तरह से हम पढ़ते हैं। तो पहला जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसका पार्ट जो होता है, फर्स्ट जो चीज हम यहाँ पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे जो सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं,
है ना, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज द फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, है ना। बाद में प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट भी पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की ये टाइप्स है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब जहां से, जैसे ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं। वैसे इस फॉर्मूले को ग्राउंड से मतलब नहीं है, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी तो सेम ही रहेगी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जिस लेवल से आपने प्रोजेक्ट किया है उसी लेवल पे पार्टिकल जब जाके स्ट्राइक करेगा तो उसी को हम बोलते हैं एक्जेक्टली आपके ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये आपका लेगा, है ना, कि ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ से आपने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया किसी यू वेलोसिटी से, इसका एंगल सपोज आपका थीटा है, तो ये कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ना कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला होता है दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि कितने टाइम बाद जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा, इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं कितने टाइम बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा ये, पूरे यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया कितने टाइम के बाद सेम लेवल पर जाके स्ट्राइक करेगा ये। तो आप इसमें आप ये इक्वेशन लिख लो, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखो जब मैंने वाई लिखा है तो मुझे एक्स से कोई मतलब, मैं सिर्फ वाई पे देखूंगा। तो यहाँ पे ये था, अब वापस यहाँ पे आ गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस? अगर आपने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे स्ट्राइक कर गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई जीरो से वाई जीरो पे आ गया ये। तो डिस्प्लेसमेंट तो वाई एक्सिस के अलोंग हुई नहीं, एक्स के अलोंग हुई है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस? यू का कंपोनेंट, यू साइन थीटा। अब आप सबको वाई एक्सिस के अलोंग लेना है, और जो टाइम लगता है वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। ए वाई की वैल्यू जी डाउनवर्ड लगता है तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। पहला जो फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2u sin थीटा अपॉन। लेकिन ध्यान रखना ये तभी वैलिड है जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो, ऐसा नहीं कि किसी टावर से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे, है ना, और इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसका ही फॉर्मूला नहीं, ये तो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट हो गया। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो होती है वो आपकी ये होती है ना, कि दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। जस्ट आपने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। इसी को चाहता तो मैं ऐसा लिख सकता था कि भाई जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी, है ना, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ यू वाई बाई जी, है ना, क्योंकि यू वाई ही तो यू साइन थीटा है। तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है ना। यू साइन थीटा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो पहला फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम। सेकंड फॉर्मूला आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हो जाएगा कि ये कितनी दूरी पे जाके स्ट्राइक करेगा, ये आर की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज नोन एज अ रेंज, है ना। ये आपका क्या हो गया, बेसिकली आपका रेंज आ गया, है ना। तो इसके लिए एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि रेंज तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मुझे आर निकालना है मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर।
है ना। तो एस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी आर हो जाएगी, यू एक्स आपका यू कॉस थीटा है, एंड टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, बाकी टर्म सारे जीरो हो गए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेशन की वैल्यू जीरो होती है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी आपने ड्राइव किया, 2u sin थीटा अपॉन जी, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना आगे गया वही तो निकालना है। तो यू कॉस थीटा इंटू टी कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर देंगे, तो यहाँ से रेंज का ये फॉर्मूला आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली रेंज का फॉर्मूला ये आपका ही आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, है ना। तो जस्ट मैं एक छोटा सा छोटा डेरिवेशन कर रहा हूँ, उतना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि भाई किस तरह से छोटे छोटे फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ग्राउंड टू ग्राउंड में। तीसरा एक फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, कि भाई इस प्रोसेस में ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। थर्ड फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट, है ना। तो मैक्सिमम हाइट भी हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल एच लिखते हैं। मैक्सिमम हाइट का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि ये चीज रेंज हो गई, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। देखो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कुछ होती है, यू कॉस थीटा ही होती है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट की यही तो प्रॉपर्टी है कि वहां पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम होता हुआ जीरो हो जाएगा, उसी को हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, है ना। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का कंडीशन ये हो गया कि मैं कई तरह से निकाल सकते हैं, मैं इसको यूज कर रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और उसके बाद मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा, है ना। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वही साइन थीटा था होल स्क्वायर, माइनस ए वाई की वैल्यू जो होगी वो माइनस जी हो जाएगी, और एस वाई ही तो एच होगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग एच ही तो हो गया। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, है ना। आप भी दूसरे से भी कर सकते थे कि भाई वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्प्लेस हो गया है t/2 टाइम ऑफ फ्लाइट में, क्योंकि इसमें भी सब चीजें वैलिड होगी कि टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट सेम होगा, है ना। ये हमेशा रखना कि जो भी आपने ये प्रोजेक्टाइल भी तो फ्री फॉल का ही तो एग्जांपल है, जो शुरू में मैंने लिखा है कि ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो जो भी मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉपर्टी है वो इसमें भी यूज होगी। टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट क्या होंगे इसमें भी बेसिकली आपके सेम होंगे। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया। आप देखो कि मैक्सिमम हाइट भी जो है इट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, है ना। तो ध्यान रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी वर्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है और मैक्सिमम हाइट भी वर्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। तो मतलब किसी दो प्रोजेक्टाइल का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो उनकी मैक्सिमम हाइट भी सेम है, हाँ। कि दो प्रोजेक्टाइल की अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो उनकी मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी, बेसिकली आपकी सेम होगी। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते कि भाई होने का मतलब दोनों का यूआई सेम है, और यूआई सेम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इफ टू प्रोजेक्टाइल have same maximum height, then their time of flight will also be same। ये पक्की बात है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट सेम है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। रेंज अलग अलग हो सकता है क्योंकि रेंज में देखो साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो रेंज दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट दो प्रोजेक्टाइल का सेम है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, बेसिकली आपका सेम होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो ये तीन फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, लेकिन ये फॉर्मूला की लिमिटेशन है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए वैलिड है ना। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे रेंज का फॉर्मूला आ गया, किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा,
ये आप जानते हो कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो रेंज मैक्सिमम 45 45, क्योंकि रेंज की वैल्यू फॉर ए गिवन स्पीड, यू की एक कोई फिक्स वैल्यू ले लें, तो साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा? रेंज तब मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी 1 होती है ना। सिंपल सा बोलेंगे रेंज कब मैक्सिमम होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, है ना। और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मीन्स 2 थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 हो जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। तो मतलब थीटा जब भी 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज बॉडी अटेन करेगी, तो उस केस में रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसलिए आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और वो मैक्सिमम रेंज जो होगा जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी, है ना। तो किसी भी केस में अगर मैक्सिमम रेंज आपको अटेन करना है तो थीटा का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा एक और भी चीज इसमें होता है कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल range is equal for same speed, same projection speed, है ना। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम ले लें, है ना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज आर इक्वल फॉर सेम प्रोजेक्शन स्पीड, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है तो दोनों का रेंज जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब जस्ट ये हो गया, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे, कि दो प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, और एक का अगर एंगल मैं थीटा 1 ले रहा हूँ, यहाँ से दो प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया, एक का एंगल मैंने थीटा 1 ले लिया, एक का थीटा 2 ले लिया। अगर ये थीटा 1 और थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री है और सेम एंगल स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूँ, दोनों सेम पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेंगे। इनकी मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो सकती है, इन दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करें तो दोनों का रेंज सेम होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जस्ट ये हो जाएगा कि इस केस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो होने चाहिए वो 90 होना चाहिए, मतलब एक को 30 पे प्रोजेक्ट करें, एक को 60 पे प्रोजेक्ट करें, दोनों जाके सेम पॉइंट में ही क्या करेंगे? बेसिकली आपकी स्ट्राइक करेंगे, हाँ, कि दोनों पार्टिकल जो होगी वो सेम पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीज आप जानते हैं। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शंस की कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दी। सर एक बार प्रीवियस पेज शो करिएगा ना। मैं शो कर रहा हूँ। थैंक यू। स्टार्टिंग से जस्ट हमने यही पढ़ा भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन ही जस्ट हमने स्टार्ट किया। ये आपका गैस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली। और ये कंसेप्ट कि भाई थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बस एक थोड़ा सा कि जो आपने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला लिखा है ना, उसको हम रेंज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कि जो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का आपने फॉर्मूला लिखा है, कई क्वेश्चन वो यूजफुल होता है। दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑल्सो, है ना, कि उसको हम रेंज के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे आपने ये तो लिखा है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर,
हाँ, तो इससे आप एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, इससे हम एक्स टेन थीटा क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स टेन थीटा हो जाएगा। हाँ, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक एक्स तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये नीचे वाला टर्म एक्चुअली रेंज के टर्म्स में आ जाएगा आपका, जो नीचे वाला टर्म है वो किसके टर्म्स में आ जाएगा, एक्जैक्टली आपके रेंज के टर्म्स में। आप देख लो कि यहाँ पे एक्स टेन थीटा तो आपका कॉमन आ गया, 1 - आपका आ गया जी को आप ऐसे छोड़ दो भाई, ये 10 साइन बाई कॉस हो जाएगा तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इंटू एक्स, है ना। तो आप देखो यही चीज तो रेंज होती है, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये 1/r हो गया ना, ये वाला जो टर्म होगा वो रेंज का रेसिप्रोकल 1/r हो जाएगा। तो भाई इक्वेशन डायरेक्टली को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स टेन थीटा इंटू आपका 1 - x/r हो जाएगा, है ना। कि बस थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई करके आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो कई क्वेश्चन में ये चीज क्या होती है, इसलिए आपकी यूजफुल होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। ठीक है, तो ये आपका गया। तो जस्ट अब अभी आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और ग्राउंड टू ग्राउंड के 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं। कल शेयर फिर न्यूमेरिकल्स उसको ट्राई करो, तो उसके थ्रू और ज्यादा समझ में आएगा आपको। वेट करूंगा। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। चारों का आंसर एक साथ बताना मुझे, चारों पार्ट का, या एटलीस्ट 3 पार्ट का एक साथ बताना।
सो आंसर डेसिमल्स में देना है या फिर फ्रैक्शन में? इसमें तो डेसिमल्स वगैरह में नहीं आ रहा है आंसर। हाँ वो डेसिमल्स में दे दो, डेसिमल्स में। ओके सर। अगर डेसिमल्स में आ रहा है तो डेसिमल्स में दे दो। हाँ देवेश भी, तो आपके फर्स्ट 2 पार्ट के आंसर सही हैं, तो थर्ड फोर्थ भी आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नव्या, ए एंड बी पार्ट सही है, थर्ड एंड फोर्थ सही नहीं है। ए एंड बी पार्ट सही है। हाँ नव्या थर्ड पार्ट सही है आपका आंसर। स्नेहा फर्स्ट 2 पार्ट सही है। सो फोर्थ वाले में हमें आई जे के टर्म्स में निकालना है ना, हाँ या उसका मैथ? आई एंड जे के टर्म्स में बिल्कुल सही। पोजीशन वेक्टर हमेशा आई और जे के टर्म्स में निकालते हैं।
है ना। फर्स्ट 3 पार्ट तो ऑलमोस्ट सही निकाल रहे हो। हाँ सही है। देखो बाकी फर्स्ट 3 पार्ट तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो सारी वैल्यूज दे रखी है आपको। तो 2 इंटू 10 है, साइन 37 इज द 4/3/5 बाई जी, आपका 10 आ जाएगा। तो इससे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपकी आ गई। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी वो 1.2 सेकंड आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट में तो आंसर आ गया 1.2 सेकंड। सेकंड पार्ट में मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यूज पुट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू आ रही है वो सही निकाल रहे हो आप। मैक्सिमम हाइट इज द 1.8 मीटर। ऐसे थर्ड पार्ट आप रेंज निकाल लोगे, है ना, तो रेंज की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। रेंज का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो साइन 2 थीटा के बजाय, है ना। तो इससे रेंज की वैल्यू जो आ रही है वो 9.6 मीटर आ रही है। आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू पुट करके यहाँ पे रेंज की वैल्यू आपकी 9.6 मीटर आ रही है। तो पहले तीनों पार्ट तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड थे, आपने निकाल लिए कि 1.2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन इतना होगा, रेंज इतना होगा। अब पोजीशन वेक्टर आफ्टर t सेकंड्स। पोजीशन वेक्टर का मतलब हो जाएगा इसका r। r का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी आपने पढ़ा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी। जो आपने थ्योरी में पढ़ा था u cos थीटा इंटू टी होता है। u 10 है इंटू cos 37 इंटू टाइम की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 सेकंड दे रखी है ना। तो यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, है ना। कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, बेसिकली आपका 8 मीटर आ गया। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। वाई कोऑर्डिनेट में आपको होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, u sin थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी, ये 1 मीटर आ जाएगा, है ना। कि आप वैल्यूज पुट करके देखो सारी, तो ये आपके एक जो आएगा वो 8 मीटर आ जाएगा और एक आपका 1 मीटर आ जाएगा। मतलब इस टाइम के बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा 8i कैप प्लस j। ये आपका आंसर आ जाएगा 8i कैप प्लस j कैप। इसका मतलब जस्ट ये हो गया कि ये आपका प्रोजेक्टाइल था x एंड y, और ये आपका इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो आप देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 1.2 है, मतलब t इक्वल 0 पे यहाँ पे होगा। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको 0.6 सेकंड लगेगा। ये असेंट और डिसेंट का टाइम सेम होता है, और यहाँ तक पहुंचने में इसको 1.2 सेकंड लगेगा। मतलब जो ये टाइम 1 सेकंड दे रहा है इसमें यहाँ पे कहीं पे होगा ही। तो इसी की पोजीशन वेक्टर तो पूछ रहा था ये, कि जब ये यहाँ पे होगा तो इसका ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर क्या होगा। तो आर वेक्टर के एक्स वाई कंपोनेंट हो जाएंगे, वो आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। तो इस 3 के अलावा जो बेसिक जिससे फॉर्मूला आता है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमेशा कोई भी डाउट्स हैं तो उसको ग्रुप में डालना बेटा। कई बच्चे जो है ना इंडिविजुअल मुझे भेज देते हैं, तो इंडिविजुअल ऐसे ना वो गुम जाता है। क्वेश्चन जो है ना, इतने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 12th वाले बच्चों के आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, तो एक एक को ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है। जब आप ग्रुप में सेंड करोगे ना तो उसको जरूर आपको आंसर मिलेगा, है ना। ऑलवेज सेंड इन द ग्रुप, है ना। ये आपका आएगा इस तरह से। ये आपका गया इस तरह से कर सकते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा देर बाद में, हाँ ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो।
हाँ देवस्मिता, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है ग्रुप में जो सेंड किया आपने। अभी क्लास के लास्ट 10 मिनट्स में ना आई विल एक्सप्लेन दोस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन अभी हो जाएगा आपका। ऐसे ही पहले भेज दोगे ना, तो जो भी क्लास लगेगी उसके एंड में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। देखो ये क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, इसका आंसर आपका 40 मीटर होगा। कि अगर कोई पर्सन ऊपर की तरफ 20 मीटर कर सकता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 40 मीटर तक कर सकता है। क्योंकि ऊपर वाले में तो फिक्स होता है कि अगर आपने इसको यू से, आपकी कैपेसिटी है ना, यू से ही थ्रो कर सकते हो आप इसे। तो अगर आप यू से थ्रो करो, तो मैक्सिमम हाइट अटेन का फॉर्मूला इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू जो अटेन करता है, इसकी वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g होती है। तो इसने यू स्क्वायर बाई 2g तो 20 मीटर दिया हुआ है कि अगर सीधे ऊपर थ्रो करें तो इतना कर सकते हैं। तो ये इसने बोला हुआ है कि अगर ये सीधे थ्रो करें तो 20 कर सकता है, तो ये ऐसे कितना मैक्सिमम कर सकता है, हाउ फार, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितना कर सकता है। तो अभी आपने बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल करने के लिए एंगल आपको कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री। और यू तो उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि यू तो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना आप बॉल पे जनरेट कर पाते हो। तो सेम यू जिससे आपने ऊपर थ्रो किया था, उसी यू से 45 पे थ्रो करें तो कितनी दूर तक हम थ्रो कर सकते हैं। मतलब ये नॉर्मली मैक्सिमम रेंज ही पूछ रहा है कितना होगा। तो मैक्सिमम रेंज अभी आपने पढ़ा कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी होती है। हाँ, तो यू स्क्वायर बाई 2g अगर 20 है, तो यू स्क्वायर बाई जी 40 हो जाएगी। मीटर हो गया, डबल हो गया। जैसे अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ना जेवलिन थ्रो का, नीरज चोपड़ा, अगर वो 88 मीटर हॉरिजॉन्टली थ्रो कर पा रहा है, तो सीधे ऊपर फेंके तो 44 मीटर ही थ्रो कर पाएगा, है ना। तो मतलब उसका हाफ कर पाते हैं, है ना, कि सीधे जो भी ऊपर थ्रो कर पा रहे हो उसका डबल आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर सकते हो। 40 मीटर आंसर है। सर एक बार और समझा दीजिए ना। बेटा यहाँ से आपने यूसेस को प्रोजेक्ट किया, तो ये तो हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर सकता है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g होती है ना। ये तो फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा ये। तो यू स्क्वायर 2g की वैल्यू इसने 20 मीटर दिया हुआ है। अब इसने बोला है कि सेम यू से, कि भाई यू तो पर्सन की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है ना, उससे ज्यादा यू से प्रोजेक्ट नहीं कर सकता वो। तो सेम यू से ये हॉरिजॉन्टल कितना थ्रो कर सकता है इसे।
मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आपको पता ही है कि कोई पर्सन जो सेट करेगा वो एक एंगल सेट करेगा, तो एंगल तो 45 ही होगा ना। तो जब 45 पे थ्रो करेगा तो जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है वो यू स्क्वायर बाई जी होती है। तो अगर यू स्क्वायर बाई 2g फॉर 20 है तो यू स्क्वायर बाई जी जो होगा 40 होगा। ये आपका जो चीज आएगी 40 मीटर आ जाएगी। तो अगर किसी भी स्टोन को अगर आप ऊपर 20 मीटर तक थ्रो कर सकते हो, तो ग्राउंड पे जब प्रोजेक्ट करोगे तो 40 मीटर तक उसे कर सकते हो, उसका डबल आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो किसने हाउ फार वर्ड यूज किया है ना, हाउ फार कैन, मतलब वो अपने आप के एंगल को 45 पे सेट कर देगा। और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो ये पूरा टर्म जो होगा वो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। उसी से तो 40 मीटर तक इसको थ्रो कर सकते हैं, है ना। ये अपन कर लिया। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। हाँ, ये एंगल सॉल्व कर दिया। ये इसके पहले ना एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर इसको करना होगा। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
अभी एक्सप्लेन करता हूँ, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ स्नेहा, योर आंसर इज करेक्ट। नव्या, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। बिल्कुल सही आंसर बताया, सही सोचा आपने, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से तो करेंगे हम इसे, है ना। इसको हम किससे करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख दो। वो होता है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपने लिख दी यहाँ पे, बस इसी से सॉल्व होगा ये। आप कंपेयर करो दोनों को, तो आप देखो एक्स तो सेम है, टेन थीटा की जगह पे यहाँ पे टेन दिया हुआ, मतलब पहली चीज आ गई जो टेन थीटा होगा इसकी जगह पे यहाँ पे टेन दिया हुआ, है ना। कि पहला कंपेयर किया तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई इसकी? आपकी 10 आ गई, है ना। और ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर के अलावा पूरा, है ना, इसकी जगह 5 9 दिया हुआ है, तो हाफ जी की जगह पे भी 10 ले लेते हैं, इसमें यार लिख लो पहले जी इंटू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे भी इसने 5/9 दिया हुआ है। कंपेयर कर लेंगे ना दोनों को, तो टेन थीटा की जगह पे 10 आ गया और ये वाले पूरे टर्म की जगह पे ये आ गया, तो टेन थीटा 10 आ गया। यहाँ से आप निकाल लोगे जी की वैल्यू, अगर मैं 10 पुट कर दूं यहाँ पे, है ना, कि जी अगर 10 ले लूं तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यू कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, है ना। कि यू कॉस थीटा की जो होल स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसलिए आपकी 9 आ जाएगी, है ना। तो तो दोस्तों अगर 10x कॉमन निकाले तो आ जाएगा अच्छा वो x हाँ, अपॉन r। वो भी तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। सही बात है, सही बात है, ये एक फॉर्मूला आपने ये भी तो पढ़ा हुआ था, एक्स टेन थीटा। तो अगर हम कॉमन ले लें तो 1 - x/r आ जाता है। बिल्कुल सही है, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड, सही बोला आपने। तो यहाँ से इसमें अगर हम सेम वे, अगर मैं यहाँ से 10x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 5/9 तो है ही, एक 1/10 x इंटू एक्स आ जाएगा, है ना। तो 10x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये जो इक्वेशन होती है वो ये x/r की जगह पे ये चीज आ गया ना, तो यहाँ से x/r की जगह पे आपका आ गया 5/90, है ना। सॉरी, x/r 1/r की जगह पे, है ना, 1/r की जगह पे क्या आ गया बेसिकली आपका 5/90 आ गया। बस r की वैल्यू आ गई 18 मीटर। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। नव्या ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि हम इस फॉर्म में लाके कर लेंगे तो सीधे रेंज आ जाएगी। सही बात है, तो r की वैल्यू 18 मीटर आ गई। कंपेयर तो करना होता आपको, तो भाई आपने यहाँ से 10x कॉमन लिया तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, 10x इंटू 1/5/90 इंटू एक्स। इसको इससे कंपेयर कर लिया तो x तो सही है, 1/r की जगह पे तो 90 आ गया, तो r की वैल्यू 18 मीटर। थोड़ा सा स्पीड कम हो गया इसको करने से, नहीं तो अदरवाइज भी कर लेते कि यहाँ से यू कॉस थीटा और टेन थीटा आता है, फिर रेंज का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। फिर इसमें थोड़ा सा था कि यहाँ से यू कॉस्टा की वैल्यू आपको पता है ना, तो वो अलग चीज आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि ये कर लो, सही बात है, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करके करना पड़ता है, ज्यादा अच्छा ही है। रेंज की वैल्यू आपकी 18 मीटर हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्म आया हुआ है। बिल्कुल सही, ये हम कर सकते हैं।
तो रेंज की वैल्यू आपकी 18 मीटर है। हाँ चलो एक ये क्वेश्चन कर लो, फिर वो डाउट वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ अमृत सही है आपका आंसर। हाँ 90 सही है आपका आंसर, ठीक है, सबका आंसर सही है। आंसर इज द E/2।
है ना। ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अभी तो आपने पढ़ा कि भाई किसी भी स्टोन को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहां से अगर हम यू से प्रोजेक्ट करें किसी थीटा एंगल पे, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड यू नहीं रहती बल्कि यू कॉस थीटा हो जाती है ना, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर थी, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज ई डैश हो गई, वो आपकी हो गई हाफ एम यू, नहीं यू कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो ए डैश बाई ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 1/cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी, और थीटा इसने 45 डिग्री बोला हुआ है, ये हाफ आ जाएगा, तो ए डैश की वैल्यू आपकी E/2 आ जाएगी। तो कई बार इसका स्टूडेंट आंसर देते हैं जीरो, कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल तो रहता है ना, जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू रहती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो तो बचा रहता है, तो ई डैश इज इक्वल टू E/2 हो जाएगा। ये तो बताया हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर क्लास में बताया हुआ है मैंने, वेक्टर फॉर्म में ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कि डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं कि अगर ए वेक्टर ले लो उसका बी कैप ले लो आप ऐसे, इंटू बी कैप, ये होता है। नहीं, 45 डिग्री फाइनल वेलोसिटी के साथ एंगल नहीं बना रहा है, 45 डिग्री इनिशियल एंगल, इनिशियली 45 डिग्री पे बनाया हुआ उसने, फाइनल में तो ये नॉर्मली हॉरिजॉन्टल है ना, स्टार्टिंग वाला एंगल जो है 45 डिग्री, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, तो 45 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो एनर्जी को तो एंगल से कोई मतलब नहीं होता है ना, तो स्टार्टिंग में तो अगर इसकी स्पीड यू है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड ही कम हो गई ना, यू से यू कॉस थीटा होगी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो इसमें जो थीटा एंगल होता है वो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है ना। ये जो आप पूछ रहे थे प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे फॉर्म में, ये प्रोजेक्शन होता है यहाँ पर, है ना। तो इस केस में ई डैश इज इक्वल टू E/2 है। हाँ, E1 को E2 से डिवाइड कर देंगे ना बेटा हम, तो थीटा 45 डिग्री, थीटा इनिशियल एंगल ही तो है, थीटा इसमें इनिशियल एंगल ही तो है, वो 45 दिया हुआ है आपने, यहाँ से आपने ई डैश बाई ई की वैल्यू 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया, थीटा 45 डिग्री होगा तो, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये ई डैश बाई ई कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी सही बोल रहा हूँ इसमें, जब थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो हाफ आएगा, है ना, तो सिंपल इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, ई डैश बाई कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये हमने किया। ठीक है, चलो अब वो डाउट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, आप लोग भी ट्राई करो, सही क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो क्या इसका आंसर आ रहा है, देखो।
ये डिस्प्लेसमेंट मत लिखना, हाँ वैसे लिख भी सकते हो, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट लिखना सही नहीं होता, पोजीशन लिखो, डिस्प्लेसमेंट की बजाय ना पोजीशन लिखो। और डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, डिस्टेंस निकालना है, you'll have to find out the distance. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। देखो क्या दिया था कि पोजीशन जो x है ना, वो x की वैल्यू t-2 का होल स्क्वायर है। तो इसने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो हमें निकाल लेते हैं कि जब टाइम 0 थी तो x की वैल्यू कितनी थी। इसको हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। तो इनिशियल पोजीशन में टाइम 0 यहाँ पुट करेंगे ना, तो ये आपका 4 मीटर पे आ जाएगा। तो टाइम 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे नहीं था, बल्कि पहले ये 4 मीटर पे था। अब एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। जब टाइम 0 होगा तो ये कहाँ पे था, बेसिकली आपके ऑरिजिन पे नहीं, बल्कि ऑरिजिन से 4 मीटर पे था। ऐसे यहाँ पे पार्टिकल था t=0 पे, है ना। और ये डिस्टेंस जो थी वो 4 मीटर थी। अब जब मैं टाइम की वैल्यू यहाँ 4 सेकेंड पुट करूंगा तो एक्स फाइनल निकाल लेते हैं। जब मैं यहाँ 4 पुट करूंगा तो भी 4 मीटर आ जाएगा, मतलब फाइनली भी यहीं पहुंच गया। तो अगर कोई इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये पूछ नहीं रहा है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक्चुअली में क्या था, पहले भी यहाँ पे था, बाद में भी यहीं आ गया, तो हो सकता है घूम फिर के आया होगा। तो वो चेक करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v की वैल्यू dx बाई dt हो जाती है। तो जब dx बाई dt v निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 2। डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब इसमें हम वेलोसिटी निकालते हैं
कि जब t इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी। तो t जब 0 यहाँ पुट कर दूंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जब था t इक्वल टू 0 पे ये, तो इसकी वेलोसिटी लेफ्टवर्ड थी, लेफ्ट जा रहा था, है ना। तो मतलब लेफ्ट जा रहा था, मतलब ये जाके वापस आया होगा वहां पे, इसलिए तो डिस्टेंस पूछ रहा है ये। तो हम वो टाइम निकालते हैं जब वेलोसिटी 0 हो जाए। डिस्टेंस निकालने के लिए तो करते हैं कि वो टाइम कैलकुलेट करते हैं जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब 2t - 2 = 0 हो जाए। तो यहाँ से वो टाइम 2 सेकेंड आ गया, मतलब 2 सेकेंड में वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। मतलब इधर से जाएगा ऐसे और 2 सेकेंड बाद रुक के फिर वापस आ जाएगा, तो फाइनली तो 4 मीटर पे ही आ गया। अब 2 सेकेंड में x कितना होगा वो निकाल लो, इस फॉर्मूले से x की वैल्यू आप 2 सेकेंड में निकाल लो। तो जब टाइम की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा। मतलब ये 4 से स्टार्ट हुआ होगा, t = 0 पे इधर गया होगा 4 मीटर, है ना। x 0 का मतलब ऑरिजिन पे आ गया होगा ना, मतलब 2 सेकेंड में ऑरिजिन पे पहुंच गया होगा। ऑरिजिन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर टर्न हुआ होगा और टर्न होके वापस से 4 सेकेंड पे यही पहुंच गया। ऐसा इसका मोशन है। तो t = 0 पे 4 मीटर पे था, 2 सेकेंड में ऑरिजिन पे पहुंच गया, x 0 आ गया जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर टर्न लेके आपका फाइनल भी 4 मीटर पे पहुंच गया। तो देखो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, पहले 4 इधर गया फिर 4 इधर गया। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना है तो ये 4 + 4 ऐड हो जाएंगे, मीन्स डिस्टेंस इसने 8 मीटर कवर किया। ये आपका आंसर हो गया, है ना, कि जो डिस्टेंस कवर किया इसने कितना किया बेसिकली आपका 8 मीटर। आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं। इसमें डिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो मैंने बताई हुआ आपको कि उसमें हम v = 0 के बारे में सोचते हैं कि कहाँ से वो वापस आया होगा, वो पॉइंट आना चाहिए ना, तभी तो हम वो डिस्टेंस। ओरिजिन के बाद से नहीं समझ में आया सर। बेटा t = 0 पे 4 मीटर पे था, ये समझ में आ गया। यस सर। बाद में 4 मीटर पे आ गया, वो आ गया। यस सर। बाद हम बोलते हैं कि v निकाल लिया, फिर वो टाइम निकाला जहां पे v 0 हो जाए, तो इस v को 0 पुट किया, टाइम 2 सेकंड आ गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2 सेकंड में ये कहाँ पे होगा। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट करेंगे, जब वेलोसिटी 0 होगी इसकी, तो उस टाइम जब 2 सेकंड यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब t = 0 4 सेकंड पे था, 2 सेकंड में ये x = 0 पे पहुंच जाएगा, x = 0 पे पहुंच गया, और वहां पे वेलोसिटी इसकी उस मोमेंट पे 0 हो गई। तो वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, 0 हो गई फिर पॉजिटिव हो जाएगी ना, फिर यहाँ से टर्न मारा होगा इसने, तभी तो 4 से 4 पे पहुंच गया। फिर 2 सेकंड में ऑरिजिन पे पहुंचा, फिर अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर पे पहुंच गया। तो इसने इधर डिस्टेंस कुछ कवर किया, कितना कवर किया 4 मीटर, फिर वापस भी वहीं पहुंच गया तो फिर से कितना कर दिया 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस इसने 8 मीटर कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसके लिए आपके 8 मीटर आ जाएगा। ओके सर। तो इस तरह से कर सकते हैं इसे। वही ग्राफ होगा इसका, अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए ना, तो ये ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा कि भाई -4 से इसकी वेलोसिटी +4 हो गई होगी। तो इसका एरिया ही तो वर्क वो होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब डिस्टेंस निकालेंगे तो एरिया हम पॉजिटिव ले लेंगे हमसे। वैसे इसकी जरूरत नहीं है इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल ही कंटिन्यू होगी, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करके आना। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. बाय।